हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी किया था अबाउट व्हिटस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क, और उसमें हमने देखा था कि देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयर इज अ वी कैन से सर्किट जो इस शेप में होता है, लाइक दिस, काजू कतरी की तरह, ठीक है। एंड उसमें देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4, एंड देयर इज अ मिडिल स्ट्रैंड जिसको हम बैलेंसिंग आर्म बोलते हैं। वो अगर आपको जीरो करंट रखना है, जिसे हम बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं, तो ऐसे केस में द रेजिस्टेंस कंडीशन शुड बी R1 by R2 शुड बी इक्वल टू R3 by R4, है ना। सो अगर ऐसा ही है, सो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि ये व्हिटस्टोन का जो ब्रिज नेटवर्क होता है उसका यूज क्या है। व्हाट इज द यूज एग्जैक्टली? टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंसेस ऑफ द डिवाइसेस। तो अलग अलग डिवाइसेस के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसे फाइंड आउट करना। तो फॉर एन एग्जांपल व्हिटस्टोन ब्रिज नेटवर्क कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी सी झलक देखते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है, बाकी यहां से आपका नॉर्मल बैटरी सर्किट वगैरह लगता है, दैट इज ऑल ओके। सो दिस इज द रेजिस्टेंस, दैट इज R1, दिस इज द अनदर रेजिस्टेंस which is R2, now this will be the other resistance will be R3, this will be R4, and this is the middle strand, correct? Okay, so this is the balancing arm. So now suppose this is A, this is B, this is C, and this is D. So BD is the balancing arm. So whenever the current flows, it splits up, so it is I1, this is I2, whatever, correct? Now suppose यहाँ पर आपको करंट जीरो रखना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहां पर करंट जीरो, तो वहां पर हम गैल्वेनोमीटर रखते हैं, फिर यहां से कुछ करंट इधर जाता है, बचा हुआ आगे जाता है I1 माइनस जो भी, अगर ये IG है। सो हमने सीखा था कि दिस इज IG, सो दिस इज I1 माइनस IG, बिकॉज I1 में से IG यहां पर चला गया है ना। सो वी हैव अप्लाइड KCL ओवर देयर। मुद्दे की बात ये है कि हमने सब लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ है, करेक्ट? ओके, now if you want that the galvanometer should show the zero current, then R1 by R2 should be equal to R3 by R4. now आपको जो भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो भी डिवाइस आपको फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना होगा। फ्यूचर में मतलब एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम सीखेंगे अल्टरनेटिंग करंट के केस में, अल्टरनेटिंग करंट में सीखेंगे हम कि और भी दो तरीके के अपोजिशंस होते हैं, जिसे हम कैपेसिटेंस या फिर इंपेडेंस या फिर वी कैन से इंडक्टेंस कहते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। उसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सर्किट काम में आएगा, ठीक है ना। बट आपको अगर R1 ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ता था पहले इस केस में, R2, R3 और R4 कुछ इस तरीके से रखना पड़ता था ताकि IG का वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब R2, R3 और R4 को परफेक्ट रखने के बाद, परफेक्ट एक पर्टिकुलर वैल्यूज रखने के बाद ही आपको करंट जीरो मिलता था। प्रॉब्लम ये था कि तीनों परफेक्टली वैल्यूज डालना कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया था, एक नया नेटवर्क जिसका नाम है मीटर ब्रिज, इसे इंट्रोड्यूस कराया गया है। सो देखते हैं कि ये मीटर ब्रिज क्या है, जस्ट पे अटेंशन। यहां पर सबसे पहले ये मीटर ब्रिज का सिंपल सा नेटवर्क है। ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर के, दीज आर दी 3 मेटल स्ट्रिप्स, जो एक कॉपर मेटल स्ट्रिप्स होती है। ये इंटरनली ऑब्वियसली कॉपर है तो करंट कैरी करेगी। अब यहां पर ये रेजिस्टेंस है, एक गैप है यहां पर व्हिच इज कॉल्ड एज द लेफ्ट गैप, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द राइट गैप, क्योंकि ये लेफ्ट में और राइट में, कॉमन सेंस है ना। सो दिस इज रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, दिस इज रेजिस्टेंस इन राइट गैप, राइट? ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेस है, और रिमेंबर ये दो रेजिस्टेंसेस इन दो रेजिस्टेंसेस की तरह काम करेंगे। सो सिमिलर स्ट्रक्चर है, सो ये दोनों की तरह ही ये दो होंगे। बट जैसे आपको दिख रहा है यहां पर R3 और R4 है, वैसे यहां पर और दो रेजिस्टेंसेस आपको नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ चूजिंग R3 एंड R4, हम यहां पर एक वायर कनेक्ट करेंगे, जो कि आपको दिख रहा है यहां पर A से लेके B तक की एक कंटिन्यूअस वायर, करेक्ट? A से लेके B तक की एक continuous wire which is made up of the materials which are used for making the resistances। मतलब ये वायर नॉर्मल वायर की तरह नहीं है, because all normal wires are the good conductors and this is not good conductor, rather it is made up of the material जो resist करते हैं, जैसे कि नाइक्रोम, करेक्ट, मैंगनीन, ये जो दो मटेरियल्स है जिनसे रेजिस्टेंसेस जनरली बनाए जाते हैं, उन मटेरियल्स की ये वायर है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग R3 and R4 two resistances, we have used a wire which entirely working as a resistance wire, understood? Okay, so और जनरली ये जो वायर होती है ये 1 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है? 1 मीटर की होती है। फॉर एग्जांपल इसके नीचे आपको हमेशा एक मीटर स्केल मिलेगा, सेंटीमीटर लेवल पे जिसका कैलिब्रेशन होगा, और
0 से ये कनेक्ट होगा और 100 के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा. सो ऐसे केस में दिस एंटायर वायर हैज 1 मीटर लेंथ, hence it is called as, obviously it is called as meter bridge. Correct? Okay. So this wire is very important. So अगर आप देख रहे हो अभी RL is equivalent to R1, RR is equivalent to R2, and this wire AB R3 and R4, and यहां से बीच से गैलेंडर और ये ऐसे कनेक्शन है, वैसा ही सेम कनेक्शन यहां पर भी है. अंडरस्टूड? सो सिमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है. सो राइट नाउ मैं इसे मिटा रहा हूं. ठीक है. सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि मीटर ब्रिज का क्या होगा. सो ये जो वायर है ये गैलेंडर बीच में कनेक्टेड है. सो दिस इज अ बैलेंसिंग आर्म, है ना, जैसे वहां पर था. लेकिन ये जो पॉइंट है, करेक्ट, ये एक मेटालिक स्ट्रिप होता है, फिर मेटालिक पॉइंट होता है, करेक्ट, जिसे आप डिटैच करके कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो. मतलब इसे आप ऐसे उठा के कहीं पर भी कनेक्ट करना चाहो, वहां पर ये कनेक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? और इस पॉइंट को जनरली बोलते हैं जॉकी. क्या बोलते हैं? जॉकी. ठीक है ना, जॉकी. ठीक है. ओके. सो हंसने की जरूरत नहीं है, करेक्ट, इसे जॉकी जी बोलते हैं. सो ये पॉइंट जो है इसको जॉकी बोलते हैं, करेक्ट. सो अब इसे हम सिंपली सिर्फ बोलेंगे जे. ठीक है ना. सो नाउ अब ये वर्क कैसे करता है? फिर ये नीचे का सर्किट जो है इस ईएमएफ बैटरी जो भी आपको सेल जो भी आपको सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि सर्किट को बंद चालू करने के लिए, रियोस्टैट ओवरऑल सर्किट का करंट मेंटेन करने के लिए. ठीक है ना. सो अब इसका वर्किंग क्या है? सो इट इज वेरी सिंपल. पे अटेंशन. आपको क्या करना होता है? सर्किट को ना ऑन करना होता है और जैसे इस जॉकी को आप डिटैच करोगे तो यहां से इसे उठाओगे और जब आप ए पॉइंट पे कनेक्ट करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर आपको एक्सट्रीम एक तरफ का रीडिंग दिखाएगा. जैसे आप इसे उठा के बी की तरफ कनेक्ट करोगे वो आपको उल्टे साइड में एक्सट्रीम में रीडिंग दिखाएगा. आपको मालूम है ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका जो जीरो नोटेशन होता है वो सेंटर पे होता है. सो इसका मतलब अगर वो गैल्वेनोमीटर का कांटा सेंटर पे आ गया मतलब आपने समझ जाना है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उस लाइन में से करंट जीरो पास हो रहा है. अंडरस्टूड? सो इट इज सेंटर टैप्ड गैल्वेनोमीटर, सेंटर टैप्ड. ठीक है ना. लेकिन जब आप ए पे कनेक्ट करोगे ये कांटा सेंटर पे नहीं रहेगा, वो उधर जाएगा. ओके. सो इसका मतलब है वो कांटा इधर जाएगा. अगर आप बी पे कनेक्ट करोगे तो यही कांटा इधर जाएगा. ठीक है ना. इससे हमें एक लॉजिक मिलता है कि जैसे जैसे मैं इसको ऐसे टैप करते जाऊंगा आगे 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 एक पॉइंट जरूर आएगा जब ये कांटा ऐसे घूमते 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 सेंटर पे आएगा. ठीक है ना. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वक्त आपका गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो सेंटर पे आएगा. इसका मतलब उस वक्त गैल्वेनोमीटर के स्ट्रैंड में से करंट जीरो पास हो रहा है. मतलब उस वक्त सर्किट बैलेंस हो गया है ना. सर्किट क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है. राइट. ओके. सो अब अगर ऐसा ही है सो इस पॉइंट को, ये ए है ये बी है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जे पॉइंट, दैट इज जॉकी का बैलेंसिंग पॉइंट. ठीक है ना. सो अगर ऐसा ही है सो जैसे आपका व्हिटस्टन का ब्रिज नेटवर्क में बैलेंसिंग पॉइंट आता था तो आप बोलते थे, अपने डेरिवेशन किया था हमने लास्ट टाइम, that R1 by R2 is equal to R3 by R4. लेकिन सर यहां पर तो R3 और R4 है ही नहीं. एग्जैक्टली है ही नहीं. तो क्या करना है? सो अब शुरू करेंगे हम कॉन्सेप्ट्स के साथ. पे अटेंशन. सबसे पहली चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर, ये जो वायर है जिसमें हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है, ये वायर यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है जिसके वजह से इसका यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस मेंटेन रहता है हर छोटी छोटी लेंथ में. सो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स व्हिच इज कॉल्ड एज, पे अटेंशन, इट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. क्या कॉन्सेप्ट है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसका सिंबल यहां पर है सिग्मा. डोंट गेट कंफ्यूज विद द कंडक्टिविटी का सिंबल. कंडक्टिविटी का भी सिंबल सिग्मा ही होता है ना. लेकिन यहां पर हम वो सिग्मा की बात नहीं कर रहे, हम सिग्मा जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब है कि अगर एकदम सिंपल बात बोलता हूं, सी पे अटेंशन, अगर बोलता हूं एक यूनिफॉर्म वायर है, एक जैसी वायर, उसका 10 मीटर का लेंथ है. कितना लेंथ है? 10 मीटर का लेंथ है. ओके ओके. और उसका जो रेजिस्टेंस है टोटल वो है 50 ओम. कितना है? 50 ओम. सो अभी माइंड में आप कैलकुलेशन करो. यूनिफॉर्म वायर है, एग्जैक्ट एक जैसी वायर है, 10 मीटर की लेंथ है और 50 ओम का रेजिस्टेंस अगर है. सो मैं अगर आपको पूछता हूं, अगर उसका 1 मीटर का टुकड़ा अगर मैं निकालता हूं, उठाता हूं, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10 मीटर के लिए 50 ओम, तो 1 मीटर के लिए 5 ओम. एग्जैक्टली. सो
अच्छा मैं बोलूं अगर दूसरा 1 मीटर का टुकड़ा उठाता हूं मैं, नेक्स्ट 1 मीटर का टुकड़ा, तो उसका कितना होगा सर 5 ओम, वेरी गुड, फिर उसके 5 ओम, फिर उसके आगे 1 मीटर 5 ओम, फिर आगे 5 ओम। मतलब जब यूनिफॉर्म वायर होती है तो उसके हर एक यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर का जो टुकड़े का लेंथ का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कांस्टेंट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब छोटे से 1 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। इसीलिए दिस सिग्मा हैज फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू, पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द टोटल लेंथ। टोटल रेजिस्टेंस, पूरे वायर के रेजिस्टेंस को पूरे लेंथ के साथ डिवाइड कर दो तो जो आंसर आएगा वो हर यूनिट लेंथ के लिए फिक्स रहेगा। जैसे हमने किया, टोटल रेजिस्टेंस कितना था 50, टोटल लेंथ कितना था 10, 50 by 10 आंसर कितना 5, सो 5 ओहम पर मीटर, 5 ओहम पर मीटर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना, करेक्ट है, वेरी गुड है। सो इसका मतलब है ये 1 मीटर अगर है तो उसका 5 ओहम, ये 1 मीटर है तो 5 ओहम, 5 ओहम, 5 ओहम, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है ना। सो गोइंग विद दैट लॉजिक, कैन आई से इफ सिग्मा इज r by l, if sigma is r by l, can we say that therefore r is equal to sigma l, r is equal to sigma l, करेक्ट है, वेरी गुड है। सो r is equal to sigma l में अगर आप गौर से देखो तो आपको समझेगा सिग्मा इज कांस्टेंट, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, है ना, फिक्स था 5 वैल्यू, है ना। सो कैन वी से दैट, सी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये जो फंडा है ये मीटर ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। मतलब इस वायर का लेंथ अगर आप बढ़ाते जाओ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, राइट, सही है, वेरी गुड। इसका मतलब है, पे अटेंशन, अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेजिस्टेंस का रेशियो वी कैन टेक उसी के लेंथ का रेशियो, उसी के क्या लेंगे, लेंथ का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए दो रेजिस्टेंसेस का रेशियो और उनसे आने वाले दो लेंथ का रेशियो फिक्स ही रहेगा। और वो कैसे रहेगा अब मैं बताऊंगा, जस्ट पे अटेंशन, है ना। सो जस्ट शुरू करते इस कॉन्सेप्ट को। क्या हो जाएगा, व्हेन galvanometer shows reading 0, that means current in the balancing arm, current in balancing arm is 0, therefore meter bridge is balanced, meter bridge is what, balanced, ठीक है ना। सो अगर ऐसा ही है तो नाउ पे अटेंशन, therefore कौन से रेजिस्टेंस आएंगे, रेजिस्टेंस R1 याद है ना, R1 R2 R3 R4 है ना, वैसे ही था, वैसे ही यहां पर भी आएगा। therefore रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, ऐसे लिख रहा हूं मैं, LG मतलब लेफ्ट गैप, समझ में आता है आपको, है ना, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन राइट गैप, ऑब्वियसली RG मतलब राइट गैप, वेरी गुड स्कॉलर, है ना। ओके, सो अब आगे बढ़ते, इक्वल टू यहां पर बैलेंस हुआ ना J पे, तो इतने वायर का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इतने वायर का रेजिस्टेंस, है ना। चलो शुरू करते फिर, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस of wire AG divided by resistance of wire JB, है ना, JB ये वायर का रेजिस्टेंस, मैंने बोला था ये वायर ही रेजिस्टेंस से बने हुए मटेरियल की है ना। सो देयरफॉर RL by RR is RAG divided by RJB, राज मजा आई, ठीक है। सो राज नहीं है, वो RAJ है, ठीक है ना। ओके, सो अब अगर ऐसा ही है, पे अटेंशन, देयरफॉर RL by RR, ये तो दोनों रेजिस्टेंसेस ही हैं, ये तो एक्चुअल में रेजिस्टेंसेस है, तो उनको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन
ये जो दो रेजिस्टेंसेस की बात चल रही है ये तो वायर है, और अगर वायर है तो उसमें ये कंडीशन लागू पड़ेगी, ये कंडीशन लागू पड़ेगी, दिस कंडीशन विल बी वैलिड, सो R is equal to sigma L, so instead of this RAJ I can write it is sigma LAJ, बराबर है सर, है ना? इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेजिस्टेंस नहीं लिया, सिग्मा L ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, सिग्मा कांस्टेंट है, ओके, सो व्हाट अबाउट RJB, इट इज सिग्मा LJB, है ना? सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, वो तो एक ही वायर है, सेम वायर में यूनिफॉर्म सिग्मा होगा, करेक्ट? सो फाइनली आपका जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन राइट गैप इज इक्वल टू LAJ, कैन आई से दैट LAJ इज नथिंग बट लेफ्ट लेंथ एंड राइट लेंथ, है ना? left length, right length, right? And this is the final expression of metal bridge, correct? Okay, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, RL divided by RR is equal to LL divided by 100 minus LL. ये कैसे दिया सर? सिंपल है ना, अगर पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर मतलब कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, तो अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो अगर AJ ये जो लेंथ हमने सेंटीमीटर में लिया, सो इफ LL इज इन सेंटीमीटर, सो ये LR जो है 100 में से माइनस कर दो तो आपको बचा हुआ मिलेगा। अगर मैं बोलता हूं सिंपली इफ दिस इज 100 सेंटीमीटर पूरा एंड सपोज दिस इज 40 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज दिस 60 सेंटीमीटर, सो दैट इज 100 माइनस 40 सेंटीमीटर, है ना? बाय दिस लॉजिक हमारा ये फार्मूला भी क्या हो जाता है, बन जाता है, बट रिमेंबर दैट इज फॉर सेंटीमीटर। अगर ये मीटर्स में दिया होगा LL तो ये भी आपको मीटर में रखना हो तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, 1 मीटर में से माइनस करेंगे, लेकिन अगर जनरली 99% केस में ये सेंटीमीटर्स में ही दिया जाता है, सो इफ दिस इज गिवन 40 सेंटीमीटर दिस शुड बी 100 माइनस 40 दैट इज 60, अगर ये 30 है सो इज 100 माइनस 30 दैट इज 70। इस फॉर्म का ज्यादा आसानी से हम यूज कर सकते हैं, कैसे? जो पहले वाला था मीटर ब्रिज के पहले व्हिटस्टन ब्रिज नेटवर्क, उसमें आपको तीनों क्वांटिटी परफेक्ट रखनी पड़ती थी, R2, R3 और R4, इजंट इट, है ना? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ LL LR, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ RR को सही तरीके से रखना है बस। RL ये जो रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस रहेगा, जो डिवाइस का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है उस डिवाइस को आप यहां पर पुट अप करोगे इन लेफ्ट गैप। राइट गैप में आप एक जनरल कोई भी अपनी मर्जी का रेजिस्टेंस रखोगे, ठीक है ना? और LL और LR मतलब यहां की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जॉकी को टैप करते जाओगे आहिस्ते 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 और देखो कि गैरोमीटर का रीडिंग कब 0 है, जिस जगह पे जाके उसका रीडिंग 0 आ जाएगा बस वो बैलेंसिंग पॉइंट है, नल पॉइंट है, और वहां से लेफ्ट का लेंथ तो मिल ही जाएगा नीचे, क्योंकि स्केल है आपके पास, है ना? स्केल फिक्स होती है, करेक्ट? बस काम हो गया आपका। LL मेजर किया, LR को 100 में से माइनस करके हो जाएगा, RR तो आपने ही पुट अप किया था, RL जो है वो मिल जाएगा। सो ये दो चीजें तो आपको कैलकुलेशन से आराम से पट्टी पे ही मिल जाएंगी, स्केल पे। RR तो आपने ही रखा था, RL आपको मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं वायर का, और वो कॉन्सेप्ट है दिस व्हिच इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है? सो अगर ऐसा ही है इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। ओके, सो होपफुली आपने पॉज करके इसे नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट? सो एग्जाम में आ सकता है ये 2 मार्क के लिए, राइट? सो अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त कभी कभी कुछ एरर आ सकते हैं, ठीक है ना? सो एरर से बचने के लिए क्या किया जाए? सो ये जो पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस अबाउट द 2 थिंग्स। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट द एरर्स, ठीक है? इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर? सबसे पहला हो सकता है एरर क्यों आ रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, आपने जो वायर ली है AB, शायद वो जितना आप सोच रहे हो उतनी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म है ही नहीं, है ना? तो क्या करें, करेक्ट? सो दैट इज द वन काइंड ऑफ एरर, ठीक है? तो इसका कोई ज्यादा ऐसे रेमेडी नहीं है, करेक्ट? ओके, सो अगर हम सोचते हैं कि है ना निखिल, अब तू सोचेगा ये क्या करेंगे सर इसके अंदर, है ना? सो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? वायर को रिप्लेस करेंगे। सो दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट, दैट
अगर आपकी वायर यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप उसे रिप्लेस कर दो, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ ये तो सिंपल वाला था। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट कि होता क्या है, ये जो ए और ये जो बी है, इनको इस मेटल स्ट्रिप के साथ कॉर्नर में सोल्डर किया जाता है। अब सोल्डरिंग तो आपको पता है ना, तो सोल्डर किया जाता है। वैभव, सोल्डरिंग क्या होता है? वैभव बोलेगा सर सोल्डरिंग होता है कि यहां पर कनेक्ट करो, वहां पर कनेक्ट करो, ठीक है, फिर वहां से वो बारीक सा है ना सोल्डर मारो तो चिपक जाएगा। करेक्ट, करेक्ट वैभव, सही बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके वजह से क्या होता है कि कॉर्नर में भी तो थोड़े से कनेक्शन की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होंगे एक्स्ट्रा, जो वायर के रेजिस्टेंस के अलावा एक्स्ट्रा एडअप होंगे। करेक्ट, सो इसको बोलते हैं कांटेक्ट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? कांटेक्ट रेजिस्टेंस। सो पहला सोर्सेस ऑफ एरर में, पहला सोर्स ऑफ एरर था, सोर्सेस ऑफ एरर, दैट वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो हमने प्रिकॉशन क्या लिया? प्रिकॉशन एकदम सिंपल था, दैट टेक यूनिफॉर्म वायर। बराबर है, निखिल का ये डाउट था, क्लियर हो गया। टेक यूनिफॉर्म वायर, ठीक है। दूसरा, वैभव का क्या डाउट था? अरे सर इधर कांटेक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो उसका कैलकुलेशन में कैसे लेने का, वो तो डिफिकल्ट है, ठीक है। ए एंड बी पॉइंट्स आर सोल्डर्ड एट एंड्स, सो कांटेक्ट रेजिस्टेंस में डेवलप, ठीक है ना। तो क्या करें? तो क्या करने का, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी, ये जो पॉइंट है, पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो पॉइंट है, ट्राई करने का कि ये पॉइंट मिडल 1/3 पोर्शन में आए। मिडल 1/3 पोर्शन मतलब ये 1 मीटर का जो वायर है, यहां या यहां नहीं आना चाहिए, मिडल 1/3 पोर्शन में आना चाहिए। सो इसका मतलब है ट्राई टू मेक arrangements such that balancing point comes in middle 1/3 portion, मिडल 1/3 पोर्शन में वो आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब मिडल 1/3 मतलब 33 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर के बीच में, या फिर आर्बिट्ररीली 30 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में, 30 से 70 के बीच में वो आना चाहिए। होता क्या, उसकी वजह से जितना यहां पर कांटेक्ट रेजिस्टेंस है उतना वहां पर ऐसे करके वो बैलेंसिंग दोनों तरफ हो जाता है जनरली। इससे आपके आंसर्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू इट। सो ट्राई इसको मिडल 1/3। आप बोलोगे सर हम कैसे ट्राई करें, है ना। सानिका को यही क्वेश्चन आ गया होगा, है ना सानिका, कि आता आम्ही कसं ट्राय करायचं सर ह्याला, ठीक है, डोंट वरी। आप बोलोगे सर हम टैप करेंगे, वो तो अपनी जगह पर ही 0 आएगा। वेट, आप इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यही तो आपको चाहिए, फाइंड आउट करना है। बट एक पॉइंट है, एक तरीका है, नैथन को क्लिक हो गया होगा, ठीक है, या फिर काफी सारे लोगों को क्लिक हो गया होगा, कपिल को क्लिक हो गया होगा, है ना, सेजलला क्लिक झालं असेल, काय झालं असेल सर, आरआर तो हमारे हाथ में ना, और वैसे भी अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग इक्वेशन आरएल, रुको, आरएल बाय आरआर इज एलएल बाय एलआर, मतलब एलएल और एलआर की वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड करती है ना, करती है, क्योंकि इक्वेशन में दिख रहा है इनको चेंज करना है तो इनको चेंज करो, लेकिन उसमें से हम इसे चेंज तो नहीं कर सकते बिकॉज उसी को तो फाइंड आउट करना है। अब बचा क्या, अब तन्वी बोलेगी सर इसे चेंज करो, सही है, यही तो करना है, उसे चेंज करना है, तो आपको इसे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि अगर सपोज गलती से बैलेंसिंग पॉइंट मतलब इधर भी आ गया हो इस साइड में, तो भी इसे थोड़ा बहुत चेंज करके ना आप उस पॉइंट को इधर ला सकते हो, ठीक है ना, करेक्ट, ला सकते हो आप इसे, करेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पे अटेंशन। सपोज आरएल का वैल्यू हमें नहीं मालूम, ठीक है, आरआर का जो वैल्यू है सपोज वो है लेट्स से 80 ओम, कितना ओम है, 80 ओम, जिसके वजह से बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो 25 पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 25 पे, तो ऑब्वियसली इधर का 75 रहेगा, राइट है। लेकिन मैंने बोला था आपको कि कांटेक्ट रेजिस्टेंसेस का इश्यू ना आए, इसलिए आपका बैलेंसिंग पॉइंट मिडल 1/3 पोर्शन में आना चाहिए, मतलब 30 से लेके 70 तक,
जो कि नहीं है, 25 पे है। सर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, एग्जैक्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इससे जो आंसर आएगा RL का वो थोड़ा सा एरर दिखाएगा, ठीक है। तो क्या करें सर, तो एक काम करो ना, इसका मतलब है तकरीबन आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि अगर ये सपोज 25 है, ये 75 है, ठीक है ना, तो ये जो आया था, एक काम करते 25 75 नहीं लेते, 20 और 80 लेते, बेस्ट सपोज, है ना, इजी हो गया। तो हमें पता चल रहा है कि RL का वैल्यू क्लोज टू 20 है, क्लोज टू 20, लेकिन वो एरर दिखाएगा। अब आपने क्या करना है, एक काम करते हैं, आपको ये मिडल वन थर्ड पोर्शन में चाहिए ना, एक काम करते हैं, जैसे आप इस 80 को कम करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये वैल्यू जो है वो कम करनी है, क्योंकि आपको ये वैल्यू बढ़ानी है, 20 नहीं चाहिए, 30 और 70 के बीच में चाहिए, तो आप चाहते हो इसको बढ़ाएं, ठीक है ना, तो ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा, और ये कम होना है तो उसकी बाजू वाला भी कम करना पड़ेगा, तो 80 मतलब एक काम करो 60 लो। जैसे आप इसे ऑटोमेटिकली कम करोगे ना, ऑटोमेटिकली अब ये बैलेंसिंग पॉइंट जो होगा वो 40 पे आएगा, और ये 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, राइट। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, है ना, तो अभी तो फिर RL का वैल्यू जो तो चेंज हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब आप इसे 60 करते हो, ठीक है ना, करेक्ट, ओके, तो इसका वैल्यू कितना था दोस्तों, हमें पता था थोड़ा बहुत, इसका वैल्यू था 20, जो पहले था, अभी भी वो 20 है, 2060 के हिसाब से, ठीक है ना, 2060 करेक्ट के हिसाब से, या फिर अगर हम इसे 60 नहीं करते, सपोज मैं इसको 80 से और कम करता हूं, मैं 40 कर देता हूं, 2040 के हिसाब से जो इधर का जो लेंथ आएगा ना, वो कितना आएगा मालूम है, पे अटेंशन, वो आएगा 33 और 67। चेक करो करो करो, देखो दोनों तरफ जो है वो बैलेंस हो गया है ना, 20 2 40, 33 2 66 67। इसका मतलब है जैसे ही आप RL को आपने कुछ नहीं किया, वो तो 20 था पहले भी, 20 है अभी भी, लेकिन ये जो RR है, वो जो पहले जो भी था, है ना, 80 था जो भी था, वो 80 को आपने जैसे 40 किया, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 33 पे शिफ्ट हो गया, करेक्ट। इन कैलकुलेशन से जब आप RL की वैल्यू निकालोगे ना, वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी, मतलब पहले जब आप निकाल रहे थे तो हो सकता था कि थोड़ा बहुत 20 पॉइंट समथिंग आए, ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्टली आपका आंसर जो होगा वो मेन आंसर के क्लोज में आएगा। इन शॉर्ट, जब आपको बैलेंसिंग लेंथ को मिडल वन थर्ड पोर्शन पे पॉइंट को लाना होता है, तो आपको RR की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होता है ना। आप चाहते हो कि ये पॉइंट इधर ना आए, थोड़ा इधर खिसके, तो ये खिसके इधर, मतलब ये लेंथ थोड़ी कम हो जाए, तो अगर ये कम करना चाहते हो आप, तो ये भी आपको कम करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली जब आप मिडल वन थर्ड पोर्शन पे आओगे, तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस के वजह से आने वाला जो छोटा सा एरर है वो दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है, करेक्ट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ये पॉइंट है, टेक्स्ट बुक में इसे बहुत इलॉबरेट करके नहीं दिया हुआ है, उन्होंने सिर्फ सोर्स ऑफ एरर दिया है और उसका प्रिकॉशन दिया है कि मिडल मेथड पोर्शन में आना चाहिए, मैंने आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ एरर, ठीक है ना, कभी-कभी ऐसा होता है कि ये A और B प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं होते, जिसकी वजह से स्केलिंग में प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, क्या होता है, स्केलिंग में प्रॉब्लम आता है, तो स्केल प्रॉपर्ली अगर अरेंज नहीं है, ठीक है ना, मतलब A एग्जैक्टली 0 पे नहीं है, B एग्जैक्टली 100 पे नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत अगर एरर है, ठीक है ना, सो A एंड B are not placed properly, are not placed properly according to scale। हाँ सर, तो क्या करें फिर, अगर ऐसा ही है कि अगर नहीं है, ठीक है ना, तब तो प्रॉब्लम है, फिर तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर तो आएगा, है ना। क्षितिज तो यही सोच रहा है सर, अभी तक क्या कर रहा है सर, क्या करने का सर, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें एक थोड़ा सा आइडिया है, क्या करना होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस का पहले पोजीशन यही रख के हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। सेकंड केस में वापस एक बार इनको इंटरचेंज करके दोनों का लेंथ वापस लेना होता है, और दोनों का जो भी लेंथ आएगा दोनों केसेस में उनका एवरेज लेना होता है। उनका क्या लेना होता है, एवरेज लेना होता है। फॉर एग्जांपल सपोज स्केलिंग की वजह से AJ का एक्चुअल आंसर 40 है और JB का एक्चुअल आंसर 60 है, एक्चुअल, बट स्केलिंग की वजह से अगर ये 39 दिखा रहा है और वो 61 दिखा रहा है, सपोज, हमें तो नहीं पता ना एक्चुअल क्या है, ये तो मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल सपोज 40 60 है, लेकिन दिखा रहा है 39 एंड 61। तो एक काम करो, अभी इंटरचेंज करो, ठीक है,
अब ये जो है वो 41 उधर दिखाएगा और ये जो है वो 59 दिखाएगा, ऐसा होता है। सो सी मैं आपको बता रहा हूं, आरएल जब इधर था, आरआर जब इधर था, तब स्केलिंग में से 39 दिखा रहा था और ये दिखा रहा था सपोज 61। नेक्स्ट टाइम जब आपने इंटरचेंज किया तो आरआर इधर आया, आरएल उधर चला गया, तो स्केलिंग की वजह से जो इसका वैल्यू है आरआर का, अब वो जो है वो 59 दिखाई देगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट साइड में कम होता है वैल्यू, राइट साइड में ज्यादा होता है। राइट साइड में आप जो भी रखो रेजिस्टेंस उधर की तरफ, उसका वैल्यू ज्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ द स्केलिंग एरर, और लेफ्ट साइड में आप जो भी रख रहे हो उसका वैल्यू कम दिख रहा है बिकॉज ऑफ द स्केलिंग एरर। इसीलिए आपका लेफ्ट साइड में आप जो भी रखोगे, लेफ्ट साइड में फिलहाल आरएल है, तो उसके हिसाब से जो भी बैलेंसिंग लेंथ बनेगा वो रियल वैल्यू से कम बनेगा। रियल वैल्यू जो भी है उससे कम बना है 39 और ये ज्यादा बना है। अब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, तो अब लेफ्ट वाले में हमेशा कम वैल्यू बनता है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो ये लेफ्ट वाली जो लेंथ है वो कम बनेगी रियल से, ठीक है। सो अब ये 59 बन गई, तो ये कितना बनेगा 41, राइट। तो अब आपने क्या करना है, दोनों टाइम आरएल की कौन सी वैल्यू आई थी वो देखो। दोनों टाइम पहली बार आई थी 39, दूसरी बार आई थी 41। 39 और 41 का एवरेज निकालो, 49। 61 और 59 का एवरेज निकालो, 60 आएगा। ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है, ये आपकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। सो इसके वजह से फिर आपको इजीली कैलकुलेशन करने में आसानी पड़ता है। मतलब क्या हो रहा था, स्केलिंग ऐसे एडजस्ट हुई थी कि इसकी ओरिजिनल लेंथ 40 और 60 थी, लेकिन जब आरएल लेफ्ट में था तो 40 में दिखा रहा था, बिकॉज लेफ्ट साइड की स्केल में प्रॉब्लम है कि वो हमेशा कम दिखाती है, इसीलिए 39 दिखा रहा था। लेकिन जब आरआर को हमने लेफ्ट में लिया तो लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम, इसलिए वो 60 नहीं दिखा रहा था, 59 दिखा रहा था। समझ में आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है कॉन्सेप्ट की, वो आपको बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी समझोगे तो एंट्रेंसेस के जो हायर लेवल के सम्स है उसे समझ पाओगे। अंडरस्टूड, करेक्ट। सो स्केलिंग में प्रॉब्लम होता है, स्केल थोड़ा सा आगे की तरफ किसका हुआ है, तो लेफ्ट के साइड में हमेशा अगर कम रीडिंग दिखा रहा है, राइट के साइड में हमेशा ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। एक काम करो, दोनों की पोजीशन से इंटरचेंज कर लो और जो भी आंसर आएगा उसका एवरेज ले लो। सो इंटरचेंज द पोजीशंस of resistances in left and right gap and find the lengths and find the average, है ना, वो भी पॉइंट है वहां, है ना। तो फाइंड दी एवरेज, दोनों लेंथ का एवरेज निकालो, बिकॉज लेंथ आपकी जो है पट्टी वो अगर आगे इसकी या फिर थोड़ी चेंजेस हुए हैं तो जिसकी वजह से फॉर प्रिकॉशन लेते हम हमेशा क्या करते हैं, उसे इंटरचेंज करते हैं, जिसकी वजह से लेंथ में जो लेफ्ट में और राइट में कम या ज्यादा का इफेक्ट हो रहा था वो दोनों बारी में इक्वली दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है ना। कभी ये ज्यादा तो कभी वो ज्यादा, कभी ये कम तो कभी वो कम, तो ऑटोमेटिकली दोनों भी बैलेंस होकर परफेक्ट लेंथ मिल जाती है ना। सो होपफुली अब काफी सारे लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं ना। विकास समझ में आ गया ना। सो आपके कॉन्सेप्ट का विकास हो रहा है अभी फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। सो दीज आर द sources of errors and the precautions that must be taken. तो आपने इसे क्या करना है अभी फिलहाल के लिए नोट डाउन करना है। So just note it down fast. Okay, so hopefully आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, करेक्ट। सो ये जो कॉन्सेप्ट थी आज हमने स्टडी किया मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है ना। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस एंड ऑल अदर थिंग्स। आगे जाके एंट्रेंसेस में भी आपको ये काम में आते ही रहता है, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करके रखना है, बिकॉज जरूरी है, ठीक है ना। ओके, सो अगर ऐसा ही है, सो ये कॉन्सेप्ट हमारा आज क्लियर हो गया है। इसी के जरिए अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और एक न्यूमेरिकल का स्टडी करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है। ओके, सो सपोज न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है दैट टू रेजिस्टेंसेस, ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। टू रेजिस्टेंसेस हमें पता नहीं है वो कौन से, ठीक है ना, आर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज and the balancing length is obtained at 40 centimeter, correct, from the left side, ठीक है। okay,
अब हमें ये पता चल गया कि भाई ओके चलो, सो ये जो है कि 40 सेंटीमीटर है लेफ्ट साइड, तो राइट में कितना होगा 60 होगा, ओके। लेकिन हमें ये दो रेजिस्टेंसेस पता नहीं है, ओके। इफ, अब सेकंड कंडीशन, इफ बोथ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय 30 ohm resistance in both sides, correct, then the balancing point obtained is such that the ratio of the lengths is 5:6. Ratio of the length is 5:6. तो मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, पे अटेंशन। क्वेश्चन इज two resistances X and Y connected in left and right gap of meter bridge and balancing point is at 40 centimeter from left. ये होगा पहला कंडीशन। नाउ इफ बोथ रेजिस्टेंसेस are connected in series by 30 ohm, balancing length ratio is 5:6. Find x and y, x और y को फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है। दो कंडीशंस है तो दो इक्वेशंस बनेंगे, दो इक्वेशंस है तो दो अननोन के आंसर मिलेंगे, और हमें तो दो ही अननोन के आंसर चाहिए, है ना। हमेशा याद रखो, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल कर देता है चीजों को। आपको अगर दो अननोन चाहिए तो आपके पास दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन चाहिए तो दो कंडीशन चाहिए, और दो कंडीशंस हैं। तो पहले हम ये जो पहला कंडीशन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन राइट गैप। सो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन, resistance in left gap divided by resistance in right gap is equal to 40 by 60, because length in left is 40 and length in right is obviously 100 minus 40, it is 60, है ना। So what is 40 by 60 students? It is 2 by 3. So यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया था, x by y is equal to 2 by 3, इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब सेकंड केस में जाते हैं। If both x and y are connected in series with 30 ohm resistance, then resistance in left gap is x plus 30, because जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो ऐड होता है रेजिस्टेंस, है ना। एंड रेजिस्टेंस इन y is y plus 30, उसमें भी रेजिस्टेंस 30 ओम अपने ऐड किया एक्स्ट्रा, है ना। सो देयरफॉर RL by RR is equal to LL by LR. Therefore, what is RL? X plus 30. What is RR? Y plus 30. लेकिन उस वक्त लेंथ का रेशो कितना दिया है? Balancing length ratio is 5:6. Correct? So now अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 into x plus 30 is equal to 5 into y plus 30. करेक्ट। सो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट, 6x प्लस 6 into 30 is 180, 5y प्लस 5 into 30 is 150, है ना। सो 5y, 6x उधर लेंगे, माइनस 6x is equal to 180, 150 इधर आएगा, 180 माइनस 150 30, है ना। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। लास्ट स्टेप, x is equal to 2 by 3 और y उधर जाएगा, सो x is equal to 2 by 3y, यहां से उठा के इधर डाल देंगे। सो 30 is equal to 5y minus 6 into x का वैल्यू वहां से कितना आएगा 2 by 3y, है ना। तो 6 into 2 by 3y, so it is 30 is equal to 5y minus 3 2s are 6, 2 2s are 4y, 5y minus 4y, that is y is equal to 30 ओम। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, ये y का वैल्यू 30 इधर डाल देते हैं। सो x by 30 is equal to 2 by 3. So what is x का वैल्यू? x is equal to 3, 30, 10, 10 2s are 20 ओम।
Hence value of x and y are 20 ohm and 30 ohm respectively. अब आपका जब आंसर आता है तो आपने इसे करना होता है वेरीफाई. सर कैसे वेरीफाई करें? एक काम करो, पहले इक्वेशन में x और y का वैल्यू डालो, देखो सही जा रहा है कि नहीं. What is x students? 20. What is y? 30. 20 by 30 is 2 by 3. Correct है. 20 by 30 is 2 by 3. Correct. पहले में करेक्ट है. वेट. गाय नहीं करायची. ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे हम लोग. करेक्ट. सो अब गाय नहीं करने का ओम, आगे बढ़ेंगे हम लोग. सो अब हो क्या? इधर जाएंगे. x 20. What is 20 plus 30? 20 plus 30? 50. And 30 plus 30. For y 30. 30 plus 30. 60. 50 by 60. 5 by 6. अब सही है. ठीक है. दोनों इक्वेशंस में बराबर बैठ रहा वैल्यू, मतलब ये आंसर करेक्ट है. ठीक है. सो इस तरीके से हमने आज मीटर ब्रिज को स्टडी किया हुआ है. करेक्ट. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और किस्सा सुनेंगे, एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जहां पर यही जो वायर, रेजिस्टिव वायर है जिसने आज रेजिस्टेंस मेजर करने में हमें हेल्प की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमें पोटेंशियल मेजर करने में भी हेल्प करेगा. है ना? मस्त है ना? सो रेजिस्टेंस मेजर करने में अगर वायर ने हेल्प की है तो पोटेंशियल मेजर करने में भी ऐसी ही एक वायर हेल्प करेगी हमें, और वो कॉन्सेप्ट होगी पोटेंशियल मीटर. ठीक है ना? सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पोटेंशियल मीटर के बारे में. आज का आपका होमवर्क एकदम क्लियर है. आपने आज जो भी हुआ है यहाँ पर उसको वापस एक बार लिखना है. ठीक है ना? सो वो जो भी है वो वापस एक बार लिखना है, और सोर्सेस ऑफ एरर और प्रिकॉशंस वगैरह जैसे इधर लिख दिए थे वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक में भी है पर्पल कलर के ब्लॉक में. सो वहां पर आपने उसे प्रॉपर्ली देख के मेंशन करना है. करेक्ट. सो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे. अच्छे से इसे प्रिपेयर करना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा. थैंक यू सो मच.